Hello everyone. Today we are going to discuss the poem Because I Could Not Stop for Death by Emily Dickinson. ये जो पोएम है बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, ये बहुत ही एक फेमस पोएम है इमिली डिकिंसन का। इमिली डिकिंसन एक अमेरिकन पोएट है, वो भी बहुत ही एक फेमस पोएट है। और इस पोएम में डेथ मेन थीम है और डेथ के बारे में इस पोएम में बोला गया है। स्पेशली बिफोर डेथ द जर्नी ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड आफ्टर डेथ द जर्नी ऑफ ह्यूमन लाइफ, दोनों को ही यहाँ पे दिखाया गया है कि ह्यूमन लाइफ में लोग कैसी जर्नी अंडरगो करते हैं अपने लाइफ टाइम में, और डेथ के बाद कैसी जर्नी अंडरगो करते हैं उसको भी यहाँ पे दिखाया गया है। तो इस पोएम को देखते हैं। Because I could not stop for death, he kindly stopped for me. The carriage held but just ourselves and immortality. तो इमिली डिकिंसन ने ये इस पोएम को इस तरह से दर्शाया है कि यहाँ पे कोई एक स्पीकर है और जो स्पीकर है वो यहाँ पे बोल रहे हैं, और ये जो पोएम है ये फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में लिखा गया है। और ये स्पीकर बोल रहे हैं कि बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, क्योंकि मैं डेथ के लिए रुक नहीं पाई। ही काइंडली स्टॉप्ड फॉर मी, और डेथ खुद मेरे लिए काइंडली स्टॉप फॉर मी, मतलब डेथ इतना काइंड एंड पोलाइट है कि वो मेरे लिए रुका। यहाँ पे डेथ को कोई फियर्स और फ्राइटफुल कोई इंसान नहीं दिखाया जा रहा है। ऐसे बोला जा रहा है कि जैसे वो एक पोलाइट एंड काइंड पर्सन हो। द कैरेज हेल्ड बट जस्ट आवरसेल्व्स एंड इमॉर्टलिटी, और बोला जा रहा है कि डेथ एक कैरेज से आया, उसका एक व्हीकल वो खुद लेके आया, और उस व्हीकल में कौन कौन थे? बस डेथ था, डेथ के साथ वो स्पीकर थी और इमॉर्टलिटी था। तो ये जो इमॉर्टलिटी है ये एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट की तरह यहाँ पे बोला जा रहा है, या फिर कोई एक पर्सनिफाइड फिगर है, ये पूरा श्योर नहीं है। हो सकता है कि डेथ की तरह ही इमॉर्टलिटी भी एक पर्सनिफाइड फिगर हो, और ये भी हो सकता है कि बस इमॉर्टलिटी जो एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है उसी के बारे में बोला गया हो। वैसे तो यहाँ पे डेथ को पर्सनिफाइड किया गया है, क्योंकि डेथ को एक इंसान की तरह बोला जा रहा है कि ही काइंडली स्टॉप फॉर मी, मतलब जैसे कि डेथ कोई एक इंसान हो और वो उसने काइंडली स्पीकर के लिए खुद को रुकवाया, वो खुद आके यहाँ पे रुका स्पीकर को लेकर जाने के लिए। वी स्लोली ड्रोव, ही न्यू नो हेस्ट। तो बोला जा रहा है कि जो कैरेज आया था, जो व्हीकल लाया था डेथ ने, उस व्हीकल में ये जो स्पीकर है वो चढ़ी, और स्पीकर और डेथ दोनों ही बहुत स्लोली ड्राइव कर रहे थे, दोनों बहुत स्लोली जा रहे थे उस व्हीकल में, उस कैरेज में। ही न्यू नो हेस्ट, और जो डेथ है वो कुछ भी मतलब इतना जल्दबाजी नहीं कर रहा था, उसके वो बहुत ही धीरे से जा रहा था, उसको किसी भी बात की जल्दी नहीं थी, हरी नहीं थी, हेस्ट नहीं थी। एंड आई हैड पुट अवे माई लेवर एंड माई लेजर टू फॉर हिज सिविलिटी। और डेथ इतना पोलाइट था, इतना काइंड था कि उसके सिविलिटी के लिए, उसके पोलाइटनेस के लिए स्पीकर बोल रही है कि उन्होंने अपना लेवर, अपना सारे वर्क और उनका लेजर, उनका रेस्ट या फिर प्लेजर जो था सब उन्होंने छोड़ दिया था, सब उन्होंने त्याग दिया था, रख दिया था एक साइड में। मतलब जब डेथ आया उनको लेकर जाने के लिए, क्योंकि डेथ इतना पोलाइट एंड काइंड था कि स्पीकर ने डेथ को रिजिस्ट नहीं किया, डेथ को ये नहीं बोला कि मुझे तुम्हारे साथ जाना नहीं है। स्पीकर ने भी अपना सारा काम छोड़ के, अपना सारी हैप्पीनेस छोड़ के, इस लाइफ के जितने भी हैप्पीनेस है सब छोड़ के डेथ के साथ, डेथ के कैरेज में वो उस जर्नी करने के लिए डेथ के साथ वो चल बनी, मतलब वो डेथ के साथ ही वो निकल गई उस कैरेज में, क्योंकि वो डेथ को नकार नहीं पाई। डेथ इतना पोलाइट है कि वो मना नहीं कर पाई। फिर क्या बोल रहे हैं कि वी पास द स्कूल वेयर चिल्ड्रन स्ट्रोव एट रिसेस। तो वो जब ये जर्नी अंडरगो कर रहे थे, जब ये दोनों उस कैरेज में, उस व्हीकल में एक
ट्रैवलिंग कर रहे थे, मतलब जब उन लोगों ने अपना जर्नी स्टार्ट कर दिया तो उन्होंने क्या क्या पास किया। उन्होंने पहले स्कूल क्रॉस किया, जहाँ पे चिल्ड्रंस जो है वो रिसेस के टाइम में खेलते हैं, लड़ाई करते हैं, ये सब कर रहे थे। यहाँ पे स्ट्रोव का मतलब ये फाइट ही मतलब बोला जा रहा है कि जो चिल्ड्रन है जब उन लोग को ब्रेक मिलता है तो एक दूसरे के साथ वो लड़ते हैं, एक दूसरे के साथ खेलते हैं, और जब बेल बजती है तो वो लोग फिर से अंदर जाते हैं। मतलब सबसे पहले यहाँ पे बोला जा रहा है जैसे जैसे ये जर्नी शुरू हुई तो पहले ही चाइल्डहुड को दिखाया जा रहा है कि पहले चाइल्डहुड जो सीनरी है, चिल्ड्रंस और चाइल्डहुड के जो चाइल्डहुड में हम लोग जैसे रहते हैं वैसा एक स्टेज इन लोगों ने क्रॉस किया। उसके बाद इन लोगों ने क्रॉस किया वी पास्ड द फील्ड्स ऑफ गेजिंग ग्रेन। उसके बाद उन्होंने एक हरा भरा खेत मतलब उन्होंने क्रॉस किया जहाँ पे क्रॉप्स उगे हैं और पूरा फुल ग्रोन हो चुके हैं, वो पूरा एकदम हरा भरा हो चुका है, जैसे कि यूथ होता है। यूथ जिस तरह से पूरा फुल एंड एनर्जेटिक होता है तो इस तरह से यूथ के साथ इस टाइम इस फील्ड को जैसे कि सिंबलाइज किया जा रहा है। जैसे इस फील्ड के थ्रू यूथ को दर्शाया जा रहा है कि यूथ जो एक स्टेज है ह्यूमन लाइफ का, वो भी इन दोनों ने क्रॉस किया। फिर क्रॉस किया उन लोगों ने सेटिंग सन के थ्रू यहाँ पे ओल्ड एज को दर्शाया जा रहा है। जिस तरह से सेटिंग सन एक मतलब दिन का एकदम एंडिंग होता है, उस तरह से एक ह्यूमन लाइफ का पूरा एंडिंग भी सेटिंग सन के थ्रू दर्शाया जा रहा है। जैसे कि वो बोल रहे हैं कि इन लोगों ने पास किया सेटिंग सन, मतलब एक लाइफ का एकदम एंडिंग भी इन लोगों ने पास किया एक साथ में, और रादर ही पास्ड अस। और ऐसा भी हो सकता है कि उस टाइम पीरियड ने जो एकदम लाइफ का एकदम एंडिंग टाइम पीरियड है उसने हम लोगों को पास किया। इस तरह से पोएट इस जगह को दिखा रही है जैसे इन लोगों ने ये स्टेज क्रॉस किया है। द ड्यूज ड्रू क्विवरिंग एंड चिल फॉर ओनली गैसोमर माई गाउन माई टिपट माई ओनली टूल। तो यहाँ पे फिर ऐसे एक जगह पे आते हैं जहाँ पे ये जो पोएट है वो बोल रही है, जो स्पीकर है वो बोल रही है कि उनको बहुत ही चिल फील होती है, बहुत ही कोल्ड फील होती है, क्योंकि वो ओनली एक बहुत ही थिन और सिल्की गाउन में थी, जो बहुत ही थिन, बहुत ही पतला एक गाउन था और उस गाउन में वो थी। इसके थ्रू शायद ही ये जो पोएट है वो दर्शाना चाहते हैं जैसे कि ये जो स्पीकर है जिसको डेथ ने अपने कैरेज में लिया है, उनका ग्रेवयार्ड ही वो लोग क्रॉस कर रहे थे। क्योंकि ग्रेवयार्ड में जब किसी भी डेड बॉडी को लेके जाते हैं तो उसके ऊपर बस एक पतला चादर ही उड़ाया जाता है। इसीलिए ये जो पोएट है वो बोल रहे हैं कि इनको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी उस टाइम पे, क्योंकि ये जो ड्यूज़ उनके ऊपर गिर रहे थे और उनको ठंड फील हो रही थी। तो ये जो गैसोमर एक गाउन है जो बहुत ही थीन एंड डेलिकेट मटेरियल से बनाया जाता है, और टिपट भी एक तरह की शॉल है जो ओल्ड फैशन एक शॉल होता है, और ये टूल जैसी मटेरियल से बनाया जाता है जो सिल्की और थीन होता है गैसोमर की तरह। उसके बाद जो स्टेंजर है उसमें बोला जा रहा है कि वी पॉज्ड बिफोर ए हाउस दैट सीम्ड अ स्वेलिंग ऑफ द ग्राउंड। तो ये लोग एक जगह पे जाके ठहरे। ये जब जर्नी इन लोग का ख़त्म हुआ, ये लोग अपने डेस्टिनेशन में गए, और ये जो उनका डेस्टिनेशन था ये दिखने में लग रहा था कि ग्राउंड का एक एक्सपांडेड वर्जन है, ऐसा लग रहा था। द रूफ वॉज स्केर्सली विजिबल। और जो रूफ़ है इसका, जैसे कि एक घर का रूफ़ होता है, छत होता है, इसका रूफ़ तो दिखाई ही नहीं दे रहा था। The cornice in the ground since then till centuries and yet feels shorter than the day। और जो कॉर्निस है, कॉर्निस को बोला जाता है एक तरह की ऑर्नामेंटल मोल्डिंग अराउंड द वॉल ऑफ ए रूम जस्ट बिलो द सीलिंग। तो सीलिंग के नीचे एक ऑर्नामेंटल मोल्डिंग होती है, उसको बोलते हैं कॉर्निस। तो इसका जो कॉर्निस था ऐसा लग रहा था जैसे इसका कॉर्निस तो ग्राउंड पे है और इसका रूफ़ तो विजिबल ही नहीं है। ऐसी एक जगह पे वो लोग गए, ऐसे एक हाउस पे वो लोग गए जहाँ जो उन लोग का डेस्टिनेशन था, और वहाँ पे अब वो लोग रह रहे थे। और तब से सेंचुरीज़ हो गए हैं, पास हो गया है जब से वो लोग वहाँ पे गए हैं, एंड येट फील्स शॉर्टर देन द डे। और
उसके बावजूद भी मतलब ये सेंचुरीज चला गया है, लेकिन ऐसा फील होता है जैसे कि ये जो पूरा सेंचुरीज गया है वो एक दिन से भी शॉर्ट है, एक दिन से भी कम उन लोगों को फील हो रहा है। आई फर्स्ट सरमाइज्ड द हॉर्सेस हेड्स वे टूवर्ड्स इटर्निटी। और उसके बाद पोएट को मतलब स्पीकर को ये समझ में आया कि ये जो कैरेज था जिससे वो लोग इस जगह पे आए, इस कैरेज के जो हॉर्स थे, ये मतलब एक हॉर्स राइड से ये लोग आए हैं, इन हॉर्स का जो हेड्स है मतलब ये लोग जिस तरफ जा रहे थे वो तरफ एक्चुअली इटर्निटी था। इसका मतलब वो इस टाइम वो लोग जहाँ पे है ये एक्चुअली इटर्निटी है, जहाँ पे सब कुछ मतलब एवर लास्टिंग है, कोई एंडिंग नहीं है, इटर्निटी तक वो लोग आ पहुँचे हैं। मतलब डेथ के बाद यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि डेथ के बाद लोगों का क्या होता है, लोगों का मतलब डेस्टिनेशन बन जाता है इटर्निटी, हम लोग इटर्निटी में चले जाते हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है द पोएम्स मेन थीम्स आर डेथ, इमोर्टलिटी एंड इटर्निटी। तो ये जो पोएम है, इस पोएम का मेन थीम्स ही है डेथ, इमॉर्टलिटी और इटर्निटी। इमॉर्टलिटी तो सबको पता है, डेथ भी पता है, और इटर्निटी भी मतलब वही है, मतलब नेवर एंडिंग एक सिचुएशन होता है ना, जहाँ पे कुछ ख़त्म नहीं होता है, एवर लास्टिंग होता है, उसको इटर्निटी बोलते हैं हम लोग। हियर द जर्नी इज सिम्बॉलिक ऑफ टू जर्नीज। तो इस पोएम में जिस जर्नी के बारे में बोला जा रहा है, अगर हम गौर से देखें तो वो जो जर्नी है यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ जर्नी के बारे में बोला जा रहा है। द फर्स्ट इज़ द जर्नी ऑफ द लाइफ थ्रू सेवरल स्टेजेस ऑफ लाइफ। तो ये जो फर्स्ट जर्नी है ये हम सोच सकते हैं कि ये वो जर्नी है जहाँ पे स्पीकर ने लाइफ की बहुत सी स्टेजेस क्रॉस किया है। जैसे कि पहले ही मैंने पहले 2-3 स्टेजेस में ये सब थे ना, जो मैं बोल रही थी कि जैसे चिल्ड्रंस को पोर्ट्रे किया जा रहा था, फिर गेजिंग ग्रास को पोर्ट्रे किया जा रहा था, फिर सेटिंग सन को दिखाया जा रहा था। तो ये जो है इन सब इमेजरी के थ्रू यहाँ पे पोएट एक्चुअली डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ को पोर्ट्रे करना चाहते हैं। जैसे कि जो चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन के थ्रू वो एक इंसान के चाइल्डहुड को दर्शाना चाहते हैं। गेजिंग ग्रेन के थ्रू वो ये जो हरा भरा एकदम फील्ड होता है, हरा भरा जो कॉर्नफील्ड होता है, इसके थ्रू यूथ को दर्शाना चाहते हैं। और जो सेटिंग सन है उसके थ्रू जो वेनिंग एज होता है, जो एजिंग होता है, एकदम ओल्ड एज होता है, उस स्टेज को दर्शाना चाहते हैं। और फिर ये जो एक पॉइंट में वो लोग ये इस पोएट को ठंड लग रही थी, कोल्ड फील हो रहा था, ड्यू ड्रॉप्स उनके ऊपर गिर रहे थे, इस तरह से वो बोल रही थी। और वो एकदम गैसोमर एक गाउन में थी, जो बहुत ही एक पतला थिन गाउन है। उसके थ्रू वो पोएट की डेथ के बाद जो वो ग्रेवयार्ड में थी उस मतलब उस टाइम को, उस सीन को दर्शाना चाह रहे थे कि जैसे अभी सेटिंग सन पे क्या हुआ, पोएट का डेथ हो गया। और जो स्पीकर है, मतलब ये जो स्पीकर या पोएट दोनों के बारे में, मतलब ये जो पोएट स्पीकर दोनों के बारे में ही बोल रही हूँ। ये पोएट भी बोल सकते हैं, स्पीकर भी बोल सकते हैं। जो स्पीकर है उनका डेथ हुआ और वो अभी ग्रेवयार्ड में है। तो ये था उनका लाइफ स्पैन, एकदम चाइल्डहुड से ग्रेवयार्ड तक। और उसके बाद से वो जो जर्नी अंडरगो कर रहे थे, उस जर्नी के थ्रू वो जाते हैं इटर्निटी तक, जहाँ पे एक हाउस पे जाके रुकते हैं। और ये हाउस उनका डेस्टिनेशन था। और इस हाउस में रह के उनको फील हुआ कि सेंचुरीज तो क्रॉस हो गए, लेकिन ये सेंचुरी भी एक दिन से भी छोटा फील हो रहा है। तो उनको समझ में आता है कि वो तो इटर्निटी में आ गई है, और यहाँ पे तो सब कुछ नेवर एंडिंग है, एवर लास्टिंग है, कुछ भी ख़त्म नहीं होता है, कोई भी स्टेज नहीं है यहाँ पे। तो यही था पूरा पोएम। और डेथ को यहाँ पे पर्सनिफाइड किया गया है एज अ पोलाइट जेंटलमैन। मैंने बोला है कि डेथ को एक इंसान की तरह दिखाया जा रहा है, जैसे कि वो कोई एक काइंड इंसान हो जो आया है पोएट को लेने के लिए। द पोएट पर्सनिफाइज डेथ बाय सेइंग दैट एज द पोएट couldn't stop for death, so he as a polite gentleman came to take her with him in a carriage which held only the poet and death with immortality। तो डेथ को क्यों बोला जा रहा है कि वो एक काइंड एंड पोलाइट इंसान है, क्योंकि पोएट जो है वो डेथ के लिए रुक नहीं पाई। तो डेथ जो है, डेथ अगर पोएट का वो एकदम एंडिंग मोमेंट आ गया हो तो उनको तो मतलब उनको डेथ के पास जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं गई, वो डेथ के लिए स्टॉप नहीं हो पाई। लेकिन डेथ ने उनको आके फोर्सफुली लेके जाने की कोशिश नहीं की, वो तो
क्या कर रहे थे, डेथ ने उनको और भी काइंडली और बहुत ही पोलाइटली उन्हें ले जाने के लिए डेथ आई, कैरेज लेके आया और ऐसे उनको इटर्निटी तक लेके गया। तो इसीलिए डेथ को यहाँ पे एक काइंड जेंटलमैन की तरह पर्सनिफाई किया गया। तो ये है पूरा पोएम। तो थैंक यू सो मच।